हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों थोड़ा सा हम लोग पहले कल से कनेक्ट करते हैं, फिर आज अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? गॉस थ्योरम। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्लक्स, है ना? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती हैं ये लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया को क्रॉस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया को भीतर से घुसते हुए क्रॉस करते हैं, तो हम इस एरिया के अबाउट फ्लक्स निकालते हैं कि साहब इस एरिया के अबाउट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, इस एरिया के भीतर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के गया, उसका कैलकुलेशन होता है फ्लक्स। और हम देखते हैं कि फ्लक्स इस प्रकार से E डॉट ए, इस तरीके से हम फ्लक्स निकाल देते हैं। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कितना क्रॉस कर रहा है और इस एरिया की क्या वैल्यू है और किस एंगल पर क्रॉस कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। क्या सीधा सीधा क्रॉस कर रहा है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से क्रॉस कर रहा है एरिया वेक्टर के साथ जीरो एंगल बनाते हुए, तो यहाँ cos जीरो रख देंगे। या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तिरछा क्रॉस कर रहा है, तो वो जो एंगल देंगे वो एंगल हमको यहाँ रखना पड़ेगा। इस तरीके से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने उस क्लास में, है ना, परसों नरसों की क्लास में इस तरीके का फ्लक्स, एक प्लेन एरिया से फ्लक्स निकालना सीखा। बच्चों का कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि एरिया क्या है। बच्चों ये एरिया हमारा इमेजिनरी एरिया भी हो सकता है। कोई इंसान अगर कैलकुलेट करना चाहे कि यहाँ पे एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, तो कोई इमेजिनरी एरिया को कैलकुलेट करना चाहे कि इतनी जगह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है, तो ये इमेजिनरी भी हो सकता है, इतनी जगह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है। और ये कोई आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से पेनिट्रेट करते हुए आगे चले जाएंगे। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कल के क्लास में एक क्लोज स्फीयर से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्लोज स्फीयर जिसकी सेंटर पे मान लो चार्ज रखा है कैपिटल Q और R रेडियस है इसकी स्फीयर की, जिसके सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज रखा है। अब बताइए इससे फील्ड लाइन निकली तो कितना ऐसे करके पुक करते हुए बाहर निकली, पुक करते हुए ऐसे बाहर निकली, पुक करते हुए ऐसे बाहर निकली। ऐसे तो ढेर सारे निकल रहे होंगे, इससे भी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो चूंकि ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, तो बताइए फ्लक्स क्या हुआ। और ये हमने कल सीखा था। तो हम किस तरीके से निकालते थे, देखिए जरा, इस प्रकार से निकालते थे। यहाँ पर एक छोटा सा एक चिप्स मान लेते थे, छोटा सा एरिया DA, जिसका एरिया वेक्टर ये है, और पहले निकालते थे इस DA से कितना फ्लक्स बन रहा है, इस DA से कितना फ्लक्स बन रहा है, जो कि एक प्लेन एरिया है और हम प्लेन एरिया से फ्लक्स निकालना जानते हैं। तो बस हमको बता दीजिए d फाई, इस प्लेन एरिया को क्रॉस करते समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इस चार्ज से निकल रहा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक आते आते उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्रॉस कर रहा है। इसका एरिया क्या है? DA और cos जीरो, EA cos थीटा, cos जीरो, क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं। तो इस छोटे से एरिया से हमने फ्लक्स निकाल लिया था, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया था क्लोज लूप पर, क्योंकि ये एरिया पूरा एक क्लोज है, इसलिए यहाँ पर ये क्लोज हमें केवल ये याद दिलाएगा कि एरिया क्लोज है। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके बच्चों, Q/r² इंटीग्रेशन ऑफ DA। तो ऐसे DA अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एरिया आ जाता था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², एरिया हो गया हमारा 4 पाई r²। ये एक स्फीयर है, 4 पाई से 4 पाई गया, r² से r² गया, आंसर आया Q/एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ऐसा हम लोगों ने कल कर लिया था। एक स्फीयर से किस प्रकार से हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर बाद में इसको जनरलाइज किसने किया? गॉस ने किया और गॉस थ्योरम दी। गॉस क्या कहते हैं?
थोड़ा कल से कनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक नया तरीका है ये पढ़ने का, और अगर तुरंत कठिन बात चालू करेंगे या नई बात चालू करेंगे तो शायद उतना इफ़ेक्टिव ना हो, इसलिए कल से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पहला दिन है। बच्चों पूरी क्लास आपको बहुत ध्यान से सुननी है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऑनलाइन इसी प्रकार से पढ़ाया था, और 12th क्लास में लगभग 8 से 10 बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से पूरी क्लासेस देखी थी, और उनको जो फीडबैक था वो ये था कि नॉर्मल क्लास से ज़्यादा समझ में आया था। उसका कारण ये शायद रहा क्योंकि आवाज़ क्लियर होती है। नॉर्मल क्लासेस में शोर भी मचता है, पूरी दम से चिल्लाना होता है तब जाके पीछे तक आवाज़ जाती है। इसमें पूरी क्लियर आवाज़ होती है और फोकस अच्छा रहता है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, आप 2-3 बार भी देख सकते हैं, ये भी कारण है कि इस क्लास को आप 2-3 बार देख सकते हैं। उसमें तो एक बार हो गया तो बस हो गया, है ना। और इसमें स्पीड थोड़ा सा हम स्लो रखते हैं, जो हमारा नॉर्मल फ्लुएंसी होता है उससे थोड़ा सा हल्का सा कम, जिससे कि आउटकम अच्छा है। ओके, तो इस बात को तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज वो लोग जो ध्यान से सुने हैं उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, इंतज़ार कर रहे हैं बोर्ड का, बोर्ड आ ही नहीं रहे उनके। तो इस स्फीयर से जब हमने फ्लक्स निकाला, इसको जनरलाइज किया गॉस ने कहा कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, स्फीयर हो या कोई टेढ़ी मेढ़ी सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, और उसके अंदर चार्ज अगर रखे हैं Q1, Q2, Q3, Q4 प्लस माइनस कैसे भी, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, हर बार इस प्रकार से इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम इससे टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो गॉस ने कहा कि टोटल फ्लक्स होगा फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या बोला, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस। अंदर चार्ज कितना है बस वो गिन लीजिए, तो Q1, Q2, Q3 माइनस Q4 जो भी है वो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस आप यहां रखेंगे। ओके, तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस इज अकॉर्डिंग टू गॉस 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस। वहाँ भी रिजल्ट यही आया है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस। अगर हम प्रॉपरली करने की कोशिश करेंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम है ये हमारी, हर बार हम यही लिखेंगे कि टोटल फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब हमको इस थ्योरम पे इतना काम करना है कि ये पूरा अच्छे से इस पे हम भरोसा जता पाए। भरोसा हम तभी कर सकते हैं जब हम उस पे थोड़ा सा काम किए हों, विश्वास हो, है ना। देखिए जरा कुछ बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि गॉस ने तो ये बात बहुत ही जनरली बोल दी थी कि कैसी भी सरफेस हो, क्लोज हो, जरूरी नहीं कि स्फीयर हो, हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए जरा, अगर हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है उसमें फ्लक्स, और अगर वही चार्ज मान लीजिए स्मॉल q और ये स्मॉल q है, एक टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है पपीते टाइप, 3 डायमेंशन कद्दुआ टाइप। ओके तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इससे इस स्फेरिकल सरफेस से जो फ्लक्स बन रहा है वो हमने प्रॉपरली इंटीग्रेशन करके अभी निकाला था। अगर हम गॉस थ्योरम ना भी लगाएं तो भी हमारा क्या आंसर आया था, Q/ε0। अगर गॉस थ्योरम लगाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस, यानी Q/ε0। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स है वो Q/ε0 है। ठीक है, और उसकी पूरी प्रोसेस अभी हमने देखी। बच्चों ध्यान से सोचिए जरा कि इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, वो इसको क्रॉस कर रही हैं और इतना फ्लक्स बन रहा है। बच्चों जो निकल रही हैं वो इसको भी तो क्रॉस करेंगे, है ना। ये टेढ़ी मेढ़ी सरफेस और वो पूरी ही क्रॉस करेंगी। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा कर रहे हैं, इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, ऐसा नहीं है। जितनी भी हैं वो सारी की सारी इससे भी बाहर निकलेंगे और इस सरफेस से भी, एक इमेजिनरी सरफेस है, इससे भी बाहर निकलेंगी।
तो जो फ्लक्स इससे है लॉजिकली वही फ्लक्स इससे भी बनना चाहिए, क्योंकि उतनी ही फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए गॉस ने ये बात बोली कि आप सरफेस कैसी भी ले लीजिए, चाहे स्फीयर लीजिए चाहे टेढ़ी मेढ़ी लीजिए, फ्लक्स हमेशा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड देम इतना ही रहेगा, क्योंकि वो पूरा फील्ड लाइन इससे भी निकल रही है इससे भी निकल रही है, तो फ्लक्स तो बराबर ही रहेगा। यानी फ्लक्स इस सरफेस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो गॉसियन सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस जहां से हम फ्लक्स देख रहे हैं, ये उस इमेजिनरी सरफेस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए तो हम बड़ा ही रफली बहुत सारे सवाल लगा लेते हैं इस प्रकार से कि मान लीजिए हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, ये प्लस का पॉजिटिव 1 कूलम, ये -1 कूलम मान लीजिए, ये 2 कूलम मान लीजिए, और हम स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता। तो इस सरफेस से क्या फ्लक्स होगा, है ना, ये चार्ज है अंदर, इसकी फील्ड लाइन बाहर जाएंगी, तो इस सरफेस से फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस। इस सरफेस से यहाँ पे ऐसे कर ले हम, इस सरफेस से क्या फ्लक्स होगा, आंसर है 0, क्योंकि 1/ε0 नेट चार्ज इनसाइड हो गया 0, इसीलिए फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये हमारी फ्रीडम है, हमें ज़्यादा फिर स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। इस सरफेस से क्या फ्लक्स होगा, तो 2 और 1 हो जाएगा 3/ε0। यूनिट क्या होती है बच्चों फ्लक्स की, EA, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये गॉस थ्योरम हम लोग पढ़े। हमने ये भी जाना कि बाहर वाले चार्ज को क्यों काउंट नहीं करते हैं, क्यों काउंट करें। पहले तो ये देखिए, ये जो बाहर वाला चार्ज है उसका कुछ फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि अगर इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है उसको पोक करते हुए, उसको पेनिट्रेट करते हुए, तो कहीं ना कहीं से वो बाहर भी जा रही है। तो फ्लक्स का मतलब होता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितना क्रॉस कर रहे हैं, तो अंदर भी आ रही है बाहर भी जा रही है, तो नेट इफेक्ट उसका 0 हो जाता है। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अंदर भी आएंगी बाहर भी जाएंगी, तो इसका नेट इफेक्ट 0, इसलिए बाहर वाले चार्ज को हम काउंट नहीं करते। अगर कोई पूछेगा तो हम ये जवाब देंगे। ओके, बिल्कुल, अंदर वाले चार्ज को काउंट करना ही चाहिए, क्योंकि उसकी तो बाहर ही जा रही है, हमेशा हर तरफ से बाहर जा रही हैं, अंदर वाले चार्ज को काउंट करते हैं गॉस थ्योरम में। ओके बच्चों, तो ये जो गॉस थ्योरम है हमारी फ्लक्स के लिए हमने बनाई है, और हमेशा ध्यान रखिए गॉस थ्योरम को हम जब भी अप्लाई करेंगे तो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सरफेस है जहाँ से हम फ्लक्स देख रहे हैं वो क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज, क्योंकि गॉस ने अपने स्टेटमेंट में ही ये बात बोली कि टोटल फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस। ओके बच्चों, बिल्कुल, तो क्लोज होना चाहिए। हम लोगों ने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी की है कल परसों की क्लास में। ओके, तो छुटमुट से क्वेश्चंस रहते हैं हमारे दिमाग में कि बाहर वाले चार्ज को क्यों नहीं कंसीडर करते, है ना, तो उसका भी कारण हमको पता है। अच्छी बात। गॉस थ्योरम को हम लोगों ने किस लिए पढ़ा, उसका पहला कारण है, पहला उसका यूज है फ्लक्स निकालने के लिए, इजीली फ्लक्स निकालने के लिए इजीली, क्योंकि हम हर सरफेस पे तो बच्चों इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास स्फीयर था तब तो हमने इंटीग्रेट करके उस डी ए का 4πr² लिख लिया था, लेकिन अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा सरफेस होगा तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा समस्या आ जाएगी। तो हर सरफेस पे तो हम इंटीग्रेट करके ई और ए का इंटीग्रेट करके हम फ्लक्स नहीं निकाल सकते हर बार, इसलिए हम गॉस थ्योरम का यूज करके डायरेक्टली फ्लक्स निकालेंगे। तो कहेंगे कि बताइए इससे फ्लक्स बताना है 1/ε0, अंदर बताइए चार्ज कितना है, वो चार्ज हम यहाँ रख देंगे और हमें फ्लक्स मिल जाएगा। ओके बच्चों, बिल्कुल। तो गॉस थ्योरम का पहला जो यूज है वो है हमारा फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट करना किसी क्लोज सरफेस से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं वो कितना फ्लक्स बना रही हैं। ओके,
दूसरा और जो हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब हम ये सीखेंगे आज की क्लास में कि किस तरह गॉस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, बड़ा आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस एक गलती नहीं करनी है, क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस हैं हमारे, तो हम ये शेयर कर सकते हैं आपसे। हर साल, लास्ट ईयर, हर साल तो नहीं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ लिए उनसे पूछा कि किस तरह पढ़ाई की, क्योंकि सारे काम जितने उनके पास काम है उतने ही सबके पास काम है, आप लोगों के पास भी उतने ही काम है। तो एक ही आंसर आया कि वीडियोस जो हैं वो देखना है। अगर हम इकट्ठा कर लेंगे, कभी कभार क्या होता है कि हम इकट्ठा कर लेते हैं, चलो आज की है, आज की कल देख लेंगे, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा धीरे धीरे इकट्ठी हो जाते हैं और फिर वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतना डाटा भी नहीं रहता हम लोगों के पास, तो फिर वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इकट्ठा नहीं होने देना है ना। जैसे डिसिप्लिन के साथ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, बस 20 दिन उतना डिसिप्लिन देखना है। जैसे ही आप आएंगे तो थोड़ा टेस्ट वगैरह भी होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। बच्चों देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी, जरा मैं उसको रिवाइज करा दूं। स्मॉल पॉइंट साइज चार्ज था हमारा Q, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया था R दूरी पर। किधर? यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी। कैसे कैलकुलेट की थी? तो एक तरीका था जिसको हम लोगों ने फॉलो किया था। कहा था कि अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस चार्ज को, ये चार्ज तो इन्फिनिटी तक फोर्स लगा सकता है, इसी चार्ज तो काफी दूर तक फोर्स लगाता है। चार्ज जहां तक भी फोर्स लगा सकता है, चार्ज जहां तक भी फोर्स लगा सकता है, वो उसका फील्ड होता है, वो उसका रीजन होता है। ओके, तो ये मान लेते हैं कि वैसे तो इन्फिनिटी तक लगाते हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए मान लें कि ये चार्ज यहां तक फोर्स लगा सकता है। ओके, तो हम देखेंगे कि इस चार्ज का यहां पर फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, कि है तो फील्ड इनका यहां तक, तो यहां पर इनके फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। पूरा यहां तक फोर्स लगा लेते हैं, यहां तक फील्ड है, तो बताइए यहां पर उस फील्ड की वैल्यू क्या है। तो तरीका क्या था, याद आएगा सभी बच्चों को? तरीका ये था कि जहां पर भी फील्ड बताना है वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए Q0, और फिर देखिए कि इस चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज को कितना फोर्स लगाया। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R², इतना फोर्स इधर लगाया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां पर कितना फोर्स लगा है डिवाइडेड बाय दिस चार्ज, जिसने फोर्स झेला है, जिस पर फोर्स लगा है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q0 अपॉन R² डिवाइडेड बाय Q0। तो यहां इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं 1/ε0 Q अपॉन R²। और फिर इसी चीज को हमने जनरलाइज किया कि हर बार जब भी हमसे पूछेंगे हम यही करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज रखेंगे, देखेंगे इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, फोर्स डिवाइडेड बाय Q0 हमें क्या दे देगा? फील्ड की वैल्यू दे देगा, और फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और इस बात को बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि ऐसे ही हम हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया करेंगे। अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा, कोई दूसरी प्रकार का चार्ज होगा, तो भी कर लेंगे। लेकिन बच्चों, ऐसा करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। अगर हमको वो समस्याएं पता होंगी तो गॉस थ्योरम उन समस्याओं का हल है।
इतनी आसान तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा देता है। पहले वो समस्याएं देखें जिससे कि हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। गॉस थ्योरम से बच गए, गॉस थ्योरम ने बचा लिया। मान लीजिए बच्चों हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड है, एक थ्रेड है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डला हुआ है, बहुत सारा चार्ज है, और किसी ने कह दिया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, क्योंकि ये चार्ज ऑब्जेक्ट है तो ये काफी दूर तक फोर्स लगा लेगा, चार्जेस फोर्स लगाते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए r दूरी पर। बहुत अच्छी बात, हम अपने पूरे ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करें। यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखें, देखें कि इसने इस पर कितना फोर्स लगाया। वो जो भी फोर्स आएगा इस पर लग रहा होगा वो फोर्स, इसके कारण डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, जब हमने करना स्टार्ट किया तो समस्याएं देखिए जरा। ये इतना हिस्सा जो है जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, इसके नीचे वाले चार्जेस जो हैं वो थोड़ा सा इधर फोर्स लगाएंगे, इसके नीचे वाले चार्जेस जो हैं वो थोड़ा सा इधर फोर्स लगाएंगे, है ना, इसके नीचे वाले चार्जेस जो हैं वो इधर फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव। सामने वाले चार्जेस जो हैं वो इस प्रकार से रिपेल करेंगे, नीचे वाले थोड़े से चार्जेस हैं वो ऐसे रिपेल करेंगे, इधर वाला चार्ज है इधर रिपेल करेगा, इधर वाला चार्ज इधर रिपेल करेगा, यानी इस पे बहुत सारे फोर्सेस के वेक्टर मिलेंगे। हम इन सभी वेक्टर्स का एडिशन नहीं कर पाएंगे, हम इन सभी वेक्टर का एडिशन नहीं कर पाएंगे, और इस तरह एफ ही नहीं निकाल पाए तो एफ अपॉन क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड की प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम। पॉइंट चार्ज होता तो एक ही फोर्स होता, तो फोर्स अपॉन क्यू नॉट निकाल लिया था। अब तो ये बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इन पे तो बहुत सारे चार्जेस होते हैं। गॉस थ्योरम हमें इसका सॉल्यूशन देगी बड़े आराम से, 2-3 लाइनों में। हमको बस सीखना है कि किस प्रकार गॉस थ्योरम हमारी मदद करेगी, ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे गॉस थ्योरम का यूज करते हुए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले वो करेंगे जो हमको पहले से ही आता है ना, पॉइंट चार्ज हमको पहले से ही आता है। देखिए जरा, इधर हम छोटा सा डायग्राम बनाएं। ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q, और किसी ने पूछा कि R दूरी पर पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। हमने कहा बहुत बढ़िया, हम वहाँ पे क्यू नॉट रखेंगे, देख लेंगे इसने उस पर कितना फोर्स लगाया। नहीं, वो ट्रेडिशनल मेथड है, गॉस थ्योरम से करिए। सुनिए जरा तरीका क्या है। जिस पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, जिस पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा बच्चों, उस पॉइंट से होता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। कौन सी सरफेस बनाएंगे? गॉसियन सरफेस, यानी एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे। गॉस थ्योरम तो फ्लक्स से रिलेटेड होती है, तो हमको सरफेस बनानी पड़ेगी, है ना। जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस P पॉइंट से होता हुआ एक हम इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे। इस सरफेस का नाम क्या होता है बच्चों? गॉसियन सरफेस। क्या नाम है? गॉसियन सरफेस। और फिर लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम हम जानते हैं कि इस पूरे स्फीयर, मान लीजिए स्फीयर है, ठीक है, क्योंकि हर बार जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि गॉसियन सरफेस कैसे बनाई जाती है। हम तो कोई भी बना सकते थे, P पॉइंट से होते हुए स्फीयर ही क्यों बनाया? बच्चों गॉसियन सरफेस बनाते समय आगे की कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, इसलिए हमेशा हमें सिमेट्री को ध्यान रखना चाहिए। ये जो चार्ज है पॉइंट साइज्ड है। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा सा स्फीयर, बहुत छोटा सा
स्फीयर, इसलिए हमने अपनी सरफेस भी स्फेरिकल बनाई है। ठीक है, सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो ये भी स्फेरिकल रहे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, टेढ़ी मेढ़ी होगी तो फिर उसका एरिया वेरिया हमको नहीं पता रहेगा तो दिक्कत हो सकती है आगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या है फ्रॉम गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज, इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज। इसके अंदर क्या है, क्यू। सही है। अब बच्चों टोटल फ्लक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, इसका छोटा सा आपको याद होगा, यहाँ पे एक छोटा सा चिप्स लेते थे डीए एरिया का, क्या लेते थे यहाँ पे, डीए एरिया का छोटा सा चिप्स, और उससे फ्लक्स होता था, अगर आपको याद हो, ई, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, डीए क्या होता था, ई, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था, डीए। ये है फ्लक्स फ्रॉम दिस लिटिल चिप्स, लिटिल एरिया एलिमेंट। पूरे से फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, छोटे से जो फ्लक्स है उसका इंटीग्रेशन। तो ये जो टोटल फ्लक्स है, पूरे से जो फ्लक्स होगा वो ये होगा, हमको पहले से ही पता है फ्रॉम गॉस थ्योरम। इसकी जगह हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। टोटल फ्लक्स की जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। फिर से देख लीजिए हमने कैसे लिखा, डीए लिया, इस डीए से फ्लक्स होता है ईडीए, तो टोटल से क्या फ्लक्स होगा, इस छोटे एरिया से फ्लक्स अगर ईडीए है तो टोटल से फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। देखिए कितना आसान है, ये तो हमने स्टेटमेंट को ही लिखा है। चूंकि हमें ई की कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ ई पी पॉइंट पर, तो ई हमें पता नहीं है, सीधी सी बात है, तो ई को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ई हमें पता नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डीए, खत्म। एक लाइन का है ये, पहली लाइन देखिए जरा, ई हमें पता नहीं है, लेकिन ये डीए 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 का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये पता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम इसको नीचे भेज दें, आंसर आ जाएगा कि ई की क्या वैल्यू होगी पी पॉइंट पर, जो इसको क्रॉस कर रहा होगा डीए को, वो ई हमें नहीं पता था, बाहर निकाल लिया, तो ई की वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे ले जाओ, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नया नहीं है ये कोई, ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम चार्ज का वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, पहली लाइन और दूसरी लाइन, केवल 2 लाइन में। देखिए हमने क्या किया, हमने क्या बताया कि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से होता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सिमेट्री का ध्यान में रखते हुए, अगर ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल बना लेंगे, और फिर लिखेंगे गॉस का स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट, टोटल फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर टोटल फ्लक्स को लिखते क्या है, ईडीए, तो छोटे से फ्लक्स है, छोटे से एरिया से, तो टोटल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे जो ई क्रॉस हो रहा होगा वो तो हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, तो हमने उस ई को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं है। और डीए को इंटीग्रेट किया तो डीए का इंटीग्रेशन हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और इस तरह आ गया ई बराबर, ये नीचे ले आए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो देखिए कितने अच्छी तरीके से 2-3 लाइनों में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो गया, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो हमने एक थ्रेड लिया था उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, गॉस थ्योरम से बड़ा आसानी से निकल आता है, कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है, बस ध्यान से हमको देखना है, एक ही प्रोसेस है जिसको बार बार फॉलो करना है। देखिए जरा कितना आसान है। पहले मैं थ्रेड बना दूं, मान लीजिए हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड है, इस तरीके का चार्ज्ड थ्रेड, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड थ्रेड। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
कहते ये तो समस्या है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही गॉस थ्योरम हमारी मदद करेगी तो हमें धन्यवाद देना चाहिए गॉस को। ध्यान से देखिए, आर दूरी पर निकालिए भाई। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अच्छा, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या बोला गया है? जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक गॉसियन सरफेस बनाइए। और ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों। ऑब्जेक्ट हमारा थ्रेड है। थ्रेड एक बहुत पतला सा सिलेंडर होता है। थ्रेड एक बहुत पतला सा सिलेंडर होता है, इसलिए हम पी पॉइंट से होता हुआ एक सिलेंडर बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस तरह का। ओके बच्चों, ध्यान से देखिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट पी है। हमने पी से होता हुआ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई, क्योंकि ये थ्रेड हमारा सिलेंड्रिकल था, बहुत पतला सा सिलेंडर। तो सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। और फिर लिखा गॉस थ्योरम। मान लें सिलेंडर की लेंथ L है, ओके, और इस पर बहुत सारा चार्ज है क्योंकि बड़ा लंबा थ्रेड है। फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस क्या होता है बच्चों? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉस थ्योरम। टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज Q अपॉन एप्सिलॉन। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चार्ज फंस ही जाएगा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी थोड़ा बहुत चार्ज फंस गया है। टोटल फ्लक्स को हम क्या कर सकते हैं? क्लोज सरफेस है क्या ये हमारी, तभी हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। बिल्कुल, एक ऊपर है ये डिस्क, नीचे, और ये कर्व्ड सरफेस। तो ये क्लोज डब्बा है। इसमें 3 सरफेसेस हैं, ऊपर वाली डिस्क, नीचे वाली डिस्क, और ये बीच वाला कर्व सरफेस। ओके बच्चों, तो इसको हम नंबरिंग कर दें जिससे कि आसानी से दिख जाए। ये सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2 एंड कर्व सरफेस इज सरफेस नंबर 3। जरा सा देखिए, टोटल फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस, इस पूरी सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा फ्रॉम गॉस थ्योरम, इसके अंदर जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? बिल्कुल, जो भी चार्ज है इसके अंदर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स फ्रॉम सेकेंड सरफेस, फ्लक्स फ्रॉम थर्ड सरफेस, ये हो जाएगा पूरा टोटल फ्लक्स विच इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्लोज सरफेस का मतलब हो गया यहाँ तो 3 सरफेसेस को मिला के ही क्लोज सरफेस बन रहा है। तो फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ऊपर वाली सरफेस से कितना फ्लक्स है, नीचे वाली सरफेस से कितना फ्लक्स है, इस डिस्क से, और इस कर्व से कितना फ्लक्स है, कुल मिलाकर टोटल फ्लक्स जो होगा, इन तीनों का जो सम आएगा वो टोटल फ्लक्स होगा विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ध्यान से देखिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा। इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया है हम लोगों को, कितना है वो नहीं पता, लेकिन निकल रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये पता है। अब यहाँ पर कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। पहली सरफेस से बच्चों फ्लक्स क्या होगा? एरिया वेक्टर देखिए बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ। तो जो फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट सरफेस है इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? E इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है, एरिया और cos 90। देखिए जरा, E इससे जो निकल रहा है एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो आंसर आया फ्लक्स 0। यानी कोई भी फ्लक्स नहीं है फर्स्ट सरफेस से, और वास्तव में भी नहीं है। फर्स्ट सरफेस जो है वो ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसे स्वीप करते हुए निकल रहा है, उसके अंदर से ऐसे नहीं जा रहा है, स्वीप करके हुए निकल रहा है। यानी इस एरिया से कोई भी फ्लक्स नहीं है, कोई भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं की, इसलिए। सिमिलरली बच्चों, फ्लक्स फ्रॉम सेकेंड सरफेस, एरिया वेक्टर इस तरह का परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का, cos 90 होने के कारण से E भी है, इसका कुछ एरिया भी है, लेकिन cos 90 हो गया E इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, इस कारण से फ्लक्स 0।
तो इससे भी फ्लक्स जीरो, इस वाले डिस्क से भी फ्लक्स जीरो। अब बचा कर्व्ड सरफेस, थर्ड सरफेस जो है वो, उससे और फ्लक्स निकाल लें, फिर हम तीनों फ्लक्स को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स क्या है। ठीक है, ऊपर वाले से फ्लक्स मिल गया जीरो, नीचे वाले से मिल गया जो भी मिला जीरो, बस बीच वाली से और निकाल लें, तीनों फ्लक्स को जोड़ देंगे तो हमें क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, जो कि इसके बराबर होना चाहिए। इसको मिटाल दे, थर्ड सरफेस की कैलकुलेशन करें जरा। थर्ड सरफेस से फ्लक्स होगा, देखिए बच्चों ये कर्व्ड सरफेस है, इस पे थोड़ा सा हम चिप्स ले लें और इमेजिन करें इस चिप्स का एरिया डीए है, तो इस डीए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, तो फ्लक्स हो जाएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो से क्रॉस किया पी पॉइंट से, डीए एरिया ऑफ दिस चिप्स, तो इस छोटे से चिप्स से जो फ्लक्स होगा ई डीए, ई और इसका एरिया डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, इसका एरिया वेक्टर बाहर ही बनेगा, है ना, तो कॉस जीरो ई डीए, इस छोटे से चिप्स से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है, तो इस पूरी लेटरल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए। ओके, यानी इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे ई, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। ध्यान से देखिए, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका टोटल एरिया क्या होता है, ई तो हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि हमें पता नहीं था, ई डीए है इस छोटे से चिप्स से फ्लक्स, ई इंटू डीए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, इस ऐसे चिप्स इस सरफेस पे बहुत सारे होंगे और हम कहीं भी बना सकते थे और हर जगह आंसर ई डीए ही आता, तो हम सारे चिप्स का अगर हम फ्लक्स इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ई को बाहर निकाल लें, डीए का इंटीग्रेशन, तो ऐसे छोटे छोटे चिप्स के जो एरिया होंगे उन सबका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर एल, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल, तो आंसर आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू एरिया। ओके, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर नहीं करिएगा, है ना, नहीं तो ई बाहर निकाल के एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर कर दें, ध्यान से देखना है, इसका एरिया 2 पाई आर एल होगा। तो जो टोटल फ्लक्स आया वो पहली सरफेस से जीरो प्लस इस वाली सरफेस से जीरो प्लस ये जो लेटरल सरफेस है इसको पोक करते हुए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, इमेजिनरी सरफेस है हमारी ऐसी और बीच में थ्रेड है, तो थ्रेड से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा, पुक 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 करते हुए बाहर निकल रहा है, तो छोटे एरिया से फ्लक्स आया ई डीए, ई को बाहर निकाला, डीए 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 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो थर्ड सरफेस जो कि लेटरल सरफेस है उससे फ्लक्स बना ई इंटू 2 पाई आर एल। देखिए बच्चों टोटल फ्लक्स आ गया क्लोज सरफेस से, ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस और इन सबको जोड़ दिया तो एक क्लोज सरफेस बन जाएगी, तो उससे टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। ओके, सो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है, 2 पाई आर एल नीचे ले जाइए, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि वायर से, जो कि थ्रेड से, चार्ज्ड थ्रेड से R दूरी पर है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये बहुत बार पूछा जाता है, सेम केवल ये डेरिवेशन, इसकी और भी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, लेकिन अभी शुरुआत हम डेरिवेशन से करते हैं, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किस तरीके से हम इसका P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ट्रेडिशनल मेथड तो हमारे फेल हो गए, इतने सारे वेक्टर्स आ रहे थे, फोर्स ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। हमने गॉसियन सरफेस बनाई, इससे फ्लक्स देखा, E इधर A इधर, cos 90 होने के कारण से इससे फ्लक्स जीरो हो गया, E इधर, एरिया वेक्टर इधर, cos 90 होने के कारण से इससे भी जीरो हो गया, जबकि यहाँ पर देखें छोटा सा चिप्स, तो E ऐसे बाहर निकल रहा है और एरिया भी बाहर ही है, एरिया वेक्टर, तो E डीए फ्लक्स हुआ, E बाहर निकाला, डीए 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 का 2 पाई आर एल, तो E 2 पाई आर एल। बच्चों Q अपॉन एल, ध्यान से देखिए इसे, याद करिए वो दिन, चार्ज जो इसके अंदर आया
इनसाइड चार्ज एंड लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ क्या होगा? लैम्डा। अगर आपको याद हो, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि किस प्रकार से चार्ज इस पर स्प्रेड है, घना घना है स्प्रेड या थोड़ा दूर 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 स्प्रेड है, किस प्रकार से चार्ज इस पर फैलाया गया है, पास पास या दूर दूर, ये है उसकी डेंसिटी। और ये हमेशा दी जाती है, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। लैम्डा अपॉन क्या हो गया? 2πr एप्सिलॉन नॉट, 2πr एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया है। लैम्डा कांस्टेंट होता है, जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट डेंसिटी होती है, 2π कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वायर के, ये जो वायर है चार्ज्ड वायर या चार्ज्ड थ्रेड, वायर भी हो सकता है हमारा, थ्रेड भी हो सकता है, जैसे जैसे हम आर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इस थ्रेड से दूर जाएंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। होना भी चाहिए, एक चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम होना भी चाहिए, है ना। और ये जो गिर रहा है उसका रिलेशन देख लीजिए, इस प्रकार से गिर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो आंसर आएगा हमेशा हम आंसर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि वो हमको बताने की क्या कोशिश कर रहा है। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे कम होगा, क्योंकि आर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम ही होगी। तो वायर से आप या थ्रेड से आप जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ओके, इस प्रकार से ई आर के साथ। बच्चों इससे पहले जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, केवल एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जाने थे। अब हम एक थ्रेड का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जान चुके हैं आर दूरी पर। क्या होगा? लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के साथ वेरी करता है। 1/r² मीन्स बहुत बुरी तरीके से कम होता है, जबकि एक थ्रेड का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के साथ वेरी करता है। ये छोटा मोटा अंतर है जो हमको पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में मोस्ट ऑफ द बातें हमने कल की क्लास की ही की, फ्लक्स की बात की, गॉस थ्योरम की बात की, छोटी छोटी बातें जो कि हम कल तक करते रहे हैं, जिससे कि हम चीज़ों को कनेक्ट कर लें। फिर हमने देखा कि गॉस थ्योरम का कैसे यूज करते हैं, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, और अभी अभी हमने इस थ्रेड का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ओके, एक गॉसियन सरफेस बनाई, फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स 0 आया था, सेकंड से भी 0 आया था, थर्ड से आया था। ओके, तो इसको आप देखिए और यूज कीजिए इस चीज़ का। आपको एक लेक्चर आप इसको कितनी बार भी देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख सकते हैं, है ना। आप डाउट्स पूछ सकते हैं, ये तो हमेशा खुला ही हुआ है डाउट का, कभी भी। नोट्स भी बनाइए और ध्यान रखिए कि जब भी हमारी क्लास ओपन होंगी तब हम टेस्ट भी लेंगे। ओके, अभी आपकी सीट्स भी लगवाई जाएंगी नीट जेई वाली, तो फर्स्ट चैप्टर को आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जितना भी पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से सीखते रहिए, वही काफ़ी है। ओके, सारा कुछ आपको हम ही कराएंगे, बिल्कुल। तो आप उतना पढ़ जरूर लीजिए जो भी आपको पढ़ाया जाए। तो आज आपको गॉस थ्योरम से पॉइंट चार्ज का और थ्रेड का डेरिवेशन कराया गया। कल हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।